तो हम बच्चों बात कर रहे थे किसकी, हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड वेसल में प्रेशर में जो वेरिएशंस आते हैं वो किस तरह के आते हैं ना, ये हम बात कर रहे थे जी। तो देखो इसमें क्वेश्चंस क्या बनते हैं। देखो बेटे, एक तो मान लो हमसे कहा जाए कि एक हमारे पास एक क्यूबिकल वेसल, और ये क्यूबिकल वेसल एक ग्रेविटी फ्री रीजन में रखा हुआ है। और इसका एक्सेलरेशन जो है वो है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये इसका एक्सेलरेशन। स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या बच्चों? विजिबल है सर। गुड है सर। विजिबल है सबको? किसी किसी को विजिबल? तो हमें देखिए, ये एक्स एक्सिस दिया गया है, ये वाई एक्सिस, हम इस पे पॉइंट्स मार्क करते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो हमें इसके अंदर कोई फ्लूइड भरा हुआ, हमें पता लगाना है कि find the vertex at which pressure is maximum and minimum. किस पॉइंट पे प्रेशर मैक्सिमम होगा, कहाँ पे मिनिमम होगा, ये हमें पता लगाना होगा। तो कैसे पता लगाएंगे इसे? देखो, हमने एक कॉन्सेप्ट ये सीखा था कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जाते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है ना। तो एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट है टुवर्ड्स राइट, मतलब लेफ्ट में प्रेशर ज्यादा होगा। एक एक्सेलरेशन है नीचे, मतलब ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा। और एक एक्सेलरेशन है आगे तो पीछे। तो क्या हम बोल सकते हैं कि
या आप यूं समझ लो कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, एक कंपोनेंट इधर है, एक बाहर है, एक नीचे, है ना। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में। तो इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। तो क्या हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम एट एच एंड मिनिमम एट ए। मैक्सिमम एट एच, मिनिमम एट ए, ऐसा। यार अभी बहुत कम लोगों ने ज्वाइन किया है, क्या बात। और देखिए बच्चों, ये मान लो एक क्यूबिकल वेसल है, क्लोज्ड क्यूबिकल वेसल। दिस इज अ क्लोज्ड क्यूबिकल वेसल। और ये क्या है, पूरी तरह से लिक्विड से भरा हुआ। क्लोज्ड क्यूबिकल वेसल कंप्लीटली फिल्ड विद लिक्विड।
mass of liquid in the vessel is n। तो मेरे को कैलकुलेट करना है। अच्छा, और वेसल को हम क्या कर रहे हैं? Vessel is being moved with acceleration a towards right। तो हमें पता करना है क्या? फाइंड द on the walls A B C D। B C G H E F G H D E F A of the vessel। इन सारी वॉल्स पे कितना कितना फोर्स लिक्विड एक्सर्ट कर रही है, ये हमें कैलकुलेट करना। तो देखो बेटे कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी सी डी पे निकाल लेते हैं, या बी सी जी एच पे पहले निकाल, या ए बी सी डी पे निकाल लेते हैं। पहले किस पे निकाल लेते हैं? ए बी सी डी ना। अच्छा, इसमें एक बात और दी हुई है, अज्यूम मिनिमम प्रेशर टू बी 0। Whatever the minimum pressure in the liquid is, assume that to be 0। मिनिमम प्रेशर जो है उसको आप क्या मान लो? 0। तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों इसको? देखो मिनिमम प्रेशर कहाँ पे होगा?
ग्रेविटी की वजह से नीचे जाने पर प्रेशर बढ़ेगा और एक्सेलरेशन की वजह से लेफ्ट में जाने पर प्रेशर बढ़ेगा। तो ये पूरी जो लाइन है GH, क्या इस पे बोल सकता हूँ मैं कि प्रेशर मिनिमम होगा, और उसको कितना मानने को बोल रहे हैं, 0। तो यहाँ से अगर मैं सीधा एच डेप्थ पे चला जाता, तो ये पूरी BC लाइन पर प्रेशर कितना हो जाएगा, प्रेशर एट द एंटायर एच BC will be equal to रो जी एच। पूरी एंटायर BC एच पर प्रेशर कितना होगा, रो जी। BC जो एंटायर एज है उस पर प्रेशर कितना होगा, इट विल बी रो जी एच। एच जी एच पे मिनिमम प्रेशर कैसे आया, देखो GH सबसे राइट में है और सबसे ऊपर भी है। ये वाला ग्रेविटी फ्री नहीं है, ये वाला ग्रेविटी फ्री नहीं है, यहाँ पर ग्रेविटी, तो ग्रेविटी की वजह से नीचे जाने पर प्रेशर बढ़ता है और एक्सेलरेशन की वजह से लेफ्ट में जाने पर प्रेशर बढ़ता है ना। तो सबसे राइट में और सबसे ऊपर जो पॉइंट है वहां पर मिनिमम होगा। इस पूरे वेसल में सबसे राइट में और सबसे ऊपर कौन सा पॉइंट है, सबसे राइट में और सबसे ऊपर जो है वो GH ही तो है। सबसे राइट में और सबसे ऊपर जो पॉइंट है वो कौन सा है, GH। BC पर प्रेशर रो GH होगा। तो यहां से अगर मैं कुछ x लेंथ पीछे जाता हूं तो प्रेशर हो जाएगा रो GH प्लस रो AX। ये जो स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप पे प्रेशर हो जाएगा कितना, रो GH प्लस रो, एक्सेलरेशन A है तो रो AX, और इसको मल्टीप्लाई कर दो आप किससे, इस स्ट्रिप के एरिया से जो कि है LDX। तो इस पे लगने वाला फोर्स आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर दो तो फोर्स आ जाएगा, और इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से L तक सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये आ जाएगा रो जी एच की जगह भी L ही रख दो आप, H की जगह भी क्या रख दो, L, क्योंकि क्यूबिकल वेसल है तो रो जी एल। तो रो जी एल इंटू इंटीग्रेशन ऑफ L dx फ्रॉम 0 to L प्लस इंटीग्रेशन रो ए एक्स इंटू L dx फ्रॉम 0 to L। तो ये आ जाएगा रो जी एल स्क्वायर, इंटीग्रल dx की जगह L लिख सकते हैं, और रो ए एल एक्स dx की जगह एक्स स्क्वायर बाई 2, तो L स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटे, फोर्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी रो जी
एल क्यूब प्लस रो ए एल क्यूब बाई 2। रो एल क्यूब को m लिख सकते हैं, इस रो एल क्यूब को भी m लिख दोगे तो ये वैल्यू mg प्लस ma बाई 2 के बराबर आ जाएगी। डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी ना, डेंसिटी में जो वेरिएशन आएगा बेटे वो बहुत ही कम होता है ना। जो डेंसिटी वाटर की होती है, प्रेशर बढ़ने की वजह से बोल रहे हो ना तुम, तो प्रेशर बढ़ने की वजह से जो डेंसिटी में वेरिएशन आता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, तो आप उस लिहाज से उसको कांस्टेंट मान सकते हो। भाई बल्क मॉडुलस की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है ना, पानी का बल्क मॉडुलस क्या होता है 2 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, नहीं तो बहुत ज्यादा बल्क मॉडुलस होने की वजह से क्या है, नेग्लिजिबल कंप्रेशन होता है। और हम तो देखो क्या मान के चल रहे हैं, बिल्कुल इनकम्प्रेसिबल लिक्विड मान के चलते हैं, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है ऐसा मान के चलते हैं। अच्छा, अब ये हो गया फोर्स किस पर, ए बी सी डी पर, दिस इज फोर्स ऑन ए बी। अच्छा, इस तरह से बाकी जगहों पर प्रेशर लिख सकते हो, जैसे अगला क्या है बी सी जी एच, तो फोर्स ऑन बी सी जी एच को क्या मैं डायरेक्टली एम जी बाई 2 लिख सकता हूँ। फोर्स ऑन बी सी जी एच को क्या डायरेक्टली एम जी बाई 2 लिख सकता हूँ। कैसे बेटे, यहाँ पे अगर आपको लिखना है तो क्या करो, इधर से कुछ वाई डेप्थ पे गए और डी वाई विड्थ की स्ट्रिप कंसिडर करें, तो वहां पे प्रेशर कितना हो जाएगा रो जी वाई, और उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दो एल डी वाई और इंटीग्रेट कर दो 0 से एल तक, तो रो जी एल इंटीग्रेशन के बाहर आता है इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी वाई फ्रॉम 0 टू एल, तो वाई डी वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2, तो एल स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। क्या ये वैल्यू एम जी बाई 2 आ जाएगी बच्चों। बी सी जी एच पर ऐसे फोर्स आ रहा है। और फिर उसके बाद हम बात करें ई एफ जी एच पर, तो ई एफ जी एच पर फोर्स को कितना लिख दोगे डायरेक्टली बताओगे। कैलकुलेट वगैरह करने की जरूरत नहीं। ई एफ जी एच में कैसे लिखेंगे, अरे नहीं, ये जो थोड़ा सा ट्रेंड पकड़ में आ रहा है तुमको, क्या ये सीधे सीधे एम ए बाई 2 हो जाएगा, नॉट यूजिंग एनएलएम, एनएलएम का यूज करके नहीं, ऐसे ही। भाई क्या है, जिस एज पे प्रेशर वेरी हो रहा, जिस फेस पे प्रेशर वेरी हो रहा है, तो क्या है क्योंकि लीनियरली वेरी हो रहा है तो क्या है हाफ कर सकते हो आप। फिर अगला और क्या पूछा है डीई एफ पे, डीई एफ पे कितना आएगा, अच्छा ये बताओ। mg/2 प्लस m। एम जी बाई 2 प्लस एम ए ऐसा आ जाएगा।
Yes. है ना। अच्छा, ABGF पे कितना है? फोर्स ऑन ABGF, ये रहा ABG। यस, करेक्ट। जल्दी बोलो बच्चों, सिर्फ एक ही बच्चे का आंसर आया अभी तक। ABGF पे फोर्स कितना होगा? mg/2 ma/2। mg/2 प्लस ma/2, क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या? Yes sir। mg/2 प्लस ma/, तो ये बेसिकली एक्सेलरेटेड वेसल से रिलेटेड कुछ सवाल हैं। देखो और क्वेश्चंस बताते हैं। मान लो हमसे कहा जाए कि अ वेसल इज a cubical vessel is it is half filled with liquid and it is open to atmosphere। अच्छा, वो ABGF वाला समझ में नहीं आया क्या बच्चों? देखो ABGF में क्या हो रहा है, आप लेफ्ट में जा रहे हो तब भी प्रेशर बढ़ रहा है और नीचे जा रहे हो तब भी प्रेशर बढ़ रहा है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ABGF पर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए ABGF पर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं बेटे कि यहाँ से x डिस्टेंस पे जाते हैं और इधर से y डिस्टेंस पे जाते हैं, है ना। और क्या करते हैं, x से x प्लस dx और y से y प्लस dy के बीच का एक छोटा सा रेक्टेंगुलर पैच कंसीडर कर लेते हैं। क्या इस पॉइंट पे प्रेशर लिख सकते हैं? तो इस पॉइंट पे प्रेशर हो जाएगा रो जी वाई प्लस रो ए एक्स, और प्रेशर को आप मल्टीप्लाई कर दोगे इसके एरिया से, तो एरिया होता है dx इंटू dy।
इससे मल्टीप्लाई कर दो आप, तो क्या हो जाएगा, और इसको इंटीग्रेट कर दो, तो आपके पास लगने वाला फोर्स आ जाएगा 0 से L तक, और इसको भी इंटीग्रेट कर दो 0 से L तक। तो एक बार में क्या है, जैसे पहले अपन सिर्फ x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं, तो x को 0 से लेकर के L तक वेरी करा देते हैं, तो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप पे लगने वाला फोर्स आ जाएगा। है ना, y को कांस्टेंट रखो और सिर्फ किसको वेरी करा दो, x को, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये वाला इंटीग्रेशन एज इट इज रहा, dy को dy ही रहने दो, और सिर्फ अंदर वाला इंटीग्रेशन परफॉर्म कर दो आप, रो जी वाई dx, तो रो जी वाई कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा, x लिमिट पुट करोगे तो l आ जाएगा, प्लस रो ए एक्स dx, तो आ जाएगा रो ए एक्स dx का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट पुट करेंगे तो आ जाएगा l स्क्वायर बाय, तो ये आपके पास आ जाएगा रो जी एल इंटीग्रेशन y dy फ्रॉम 0 to L प्लस रो ए एल स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रल dy फ्रॉम 0 to L, तो ये आ जाएगा रो जी एल, वाई dy का इंटीग्रेशन होगा y स्क्वायर बाय 2, तो आप उसको लिख दो l स्क्वायर बाय 2 प्लस रो ए एल स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रल dy हो जाएगा l, तो यहाँ पे आप लिख दो l, तो ये हो जाएगा रो जी एल क्यूब बाय 2 प्लस रो ए एल क्यूब बाय, रो एल क्यूब इज m, तो ये हो जाएगा एम जी बाई 2 प्लस एम ए बाई, है ना। देखो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं अपन, मतलब प्रेशर एट मिड पॉइंट इनटू एरिया कर रहे हैं इन जनरल। ये सारे ही कैलकुलेशन के लिए हमने क्या किया है, फोर्स इज इक्वल टू एवरेज प्रेशर इनटू एरिया, और एवरेज प्रेशर बेसिकली क्या है, प्रेशर एट मिड पॉइंट इनटू एरिया, ये ऐसा। क्या ये बात समझ में आ गई? ये वाली ट्रिक अपन हमेशा फॉलो कर सकते हैं, कब कब, जब क्या है आपके जिस एरिया पे फोर्स कैलकुलेट करना चाह रहे हो वहां पर क्या है, प्रेशर पोजीशन के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है ना, प्रेशर जो है वो पोजीशन के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है। जैसे मान लो क्या है, ये आपका क्यूब है, तो प्रेशर तो लीनियरली वेरी कर ही रहा। जैसे इस वाले में लिखना था अपने को, तो यहाँ के मिड पॉइंट पे प्रेशर, इस जगह पर प्रेशर क्या हो जाएगा,
रो जी एच बाई टू हो जाएगा, रो जी एल बाई टू। तो इस पे फोर्स लिखना है तो हो जाएगा रो जी एल बाई टू इंटू एरिया, तो एम जी बाई टू आ गया। ऊपर वाले पे लिखना है तो उसके मिड पॉइंट का प्रेशर, तो वो हो जाएगा कितना, रो ए एल बाई टू इंटू एरिया, तो बेसिकली एम ए बाई टू ऐसा आ जाए, है ना। इधर लिखना है बिल्कुल एंड पॉइंट पे जा करके, तो कितना हो जाएगा, यहाँ के मिड पॉइंट का प्रेशर इंटू एरिया। तो मिड पॉइंट का प्रेशर कैसे लिखेंगे बेटे, इधर से इधर गए तो प्रेशर बढ़ गया रो ए एल, और हम नीचे आए तो रो ए एल प्लस रो जी एल बाई टू, तो रो ए एल प्लस रो जी एल बाई टू मल्टीप्लाइड बाई एरिया, तो एम ए प्लस एम जी बाई टू ऐसा आ जाएगा। हाँ? इस पे लिखना है तो कैसे लिखेंगे, अगेन प्रेशर एट मिड पॉइंट इनटू एरिया, तो प्रेशर एट मिड पॉइंट कैसे लिखोगे भाई, रो जी एच प्लस रो ए एल बाई टू इंटू एरिया, एरिया इज एल स्क्वायर, तो एम जी प्लस एम ए बाई, ये सामने वाले पे लिखना है, तो मिड पॉइंट पे प्रेशर कैसे लिखोगे, रो ए एल बाई टू प्लस रो जी एल बाई टू इंटू एरिया। बेसिकली एवरेज प्रेशर जो है वो मिड पॉइंट का प्रेशर के बराबर आ जाए। अगर प्रेशर लीनियरली वेरी कर रहा है तो एवरेज प्रेशर इज सेम एज प्रेशर एट मिड पॉइंट, ठीक है। अब ये है हमारे पास क्यूबिकल वेसल है, हाफ फिल्ड विद लिक्विड है एंड इट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर। क्यूबिकल वेसल इज हाफ फिल्ड विद लिक्विड एंड इट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर। हमें पता करना है फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन with which vessel can be accelerated. Find the maximum acceleration with which vessel can be accelerated so that liquid does not come out of the vessel. लेंथ के साथ बेटे, एरिया के साथ थोड़ी लीनियरली वेरी कर रहा है, लेंथ के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है प्रेशर, है ना। एरिया के साथ लीनियर वेरिएशन की बात नहीं कर रहे हैं, लेंथ के साथ लीनियर वेरिएशन की बात कर रहे हैं। यस करेक्ट, एक सही आंसर ऑलरेडी आ गया है हमारे पास। एक और सही आंसर है,
मैंने क्या पूछा था, तुमने क्या बताया है? मैंने मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछा हूँ। हॉरिजॉन्टल बेटे। फाइंड द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। देखो बेटे क्या है, कैसे करेंगे जी इसको। ये वेसल है आधा भरा हुआ, अब इसको जैसे ही आप एक्सेलरेट करने जाओगे क्या होगा? एक तरफ से लिक्विड का लेवल नीचे जाएगा, दूसरी तरफ से ऊपर आने लग जाएगा। लिमिटिंग केस में क्या ऐसा हो जाएगा क्या? है ना, आधा भरा हुआ है तो जितना इधर से ऊपर जाएगा उतना ही नीचे आएगा, तो ऐसा हो जाएगा। तो ये जो एंगल बन रहा है ये किसके बराबर होता है? ये tan थीटा बराबर होता है a बाई जी। और क्या इस थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ रही है लिमिटिंग केस में? तो इसका मतलब एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई? क्या जी के बराबर आ गई क्या? एक्सेलरेशन की लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी? जी के बराबर। और देखो, मान लो हमें कहा जा रहा है कि
एक इस तरह की क्या है, ओपन यू शेप्ड ट्यूब हमें दी गई है। And equal volumes of two immiscible liquids. Of densities rho and 2 rho by 3 are filled in the tubes. The tube is accelerated with acceleration A such that the two liquids occupy same height in two limbs. ये मेरे को h दिया हुआ और लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल सेक्शन L दिया हुआ और इसको हम a रेट से एक्सेलरेट करें। तो हमें पता क्या करना है, फाइंड द एक्सेलरेशन A of the vessel. Find the acceleration A of the vessel. वेसल का एक्सेलरेशन जो होगा वो कितना होगा, ये हमें पता लगा। कैसे पता करेंगे जी? देखो एक्सेलरेशन तो राइट डायरेक्शन में ही है, ये दिया हुआ है that the acceleration is towards right. एक्सेलरेशन राइट साइड में, ये तो हमें दिया हुआ।
यस, कुछ लोगों ने करेक्ट आंसर बताया, कुछ लोगों ने थोड़ा करेक्ट भी बताया। यार ये डेंसिटीज तुमने रो और 2 रो/3 हैं, इस बात का ध्यान रखा है कि नहीं रखा? अब देखो बच्चों, किसका डेंसिटी रो होगा, किसका 2 रो/3 होगा? क्या बता सकते हो? राइट वाले का 2 रो/3 होगा और लेफ्ट वाले राइट वाले का कम होगा, लेफ्ट वाले का ज्यादा, क्योंकि लेफ्ट में जाने पर प्रेशर बढ़ रहा है, तो ज्यादा डेंसिटी वाला लिक्विड लेफ्ट में रहेगा, तो इस वजह से क्या होगा, लेफ्ट लिक्विड का डेंसिटी रो रहेगा, राइट वाले का 2 रो/3। उस हिसाब से हम इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या आ जाएगा बच्चों? देखो यहाँ प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो इधर से आप जब h डेप्थ नीचे आओगे तो प्रेशर कितना हो जाएगा, मतलब इस वाले पॉइंट पर PATM प्लस 2 रो/3 इंटू G इंटू H, और उसके बाद जब आप L/2 लेंथ पीछे जाओगे, L/2 लेंथ पीछे जाओगे, तो कितना हो जाएगा, PATM प्लस 2 रो/3 इंटू G इंटू H प्लस 2 रो/3 इंटू A इंटू L/2, है ना? और उसी तरह से अब लेफ्ट साइड से भी आप यही प्रोसेस अपना लो। यहाँ प्रेशर PATM है, जब हम H डेप्थ नीचे जाएंगे तो प्रेशर हो जाएगा PATM प्लस रो/GH, और फिर L/2 लेंथ आगे जाएंगे तो प्रेशर कितना हो जाएगा, तो बेसिकली उन दोनों प्रेशर को इक्वेट कर देंगे, PATM प्लस रो/GH माइनस रो/A L/2, ये किसके बराबर आ रहा है, PATM प्लस 2 रो/3 इंटू G इंटू H प्लस 2 रो/3 इंटू A इंटू L/2। तो PATM से PATM कैंसिल हो गया, रो/GH में से हम 2 रो/3 GH कैंसिल कर दें, तो ये आ जाएगा रो/GH/3, और ये किसके बराबर आ जाएगा, रो/A L/2 को आप कॉमन ले लो, तो 1 + 2/3, तो वैल्यू आ जाएगी कितनी, 5/3,
तो 2 से सॉरी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और रो से रो कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों? एक्सेलरेशन आ जाएगा 2gh डिवाइडेड बाय 5l, ऐसा एक्सेलरेशन 2gh डिवाइडेड बाय 5l। रो को अगर आप राइट में रखोगे तो एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव आ जाएगा। रो को अगर आप राइट में रखोगे तो फिर इक्वेशन ठीक से नहीं बैठ पाएगी। क्या होगा? एक्सेलरेशन आपका लेफ्ट में आ जाएगा। भाई देखो सूडो फोर्स लगेगा ना, आप लिक्विड को राइट में एक्सेलरेट करोगे तो सूडो फोर्स लगेगा। सूडो फोर्स कितना लगता है? ma लेफ्ट में। तो जब सूडो फोर्स लेफ्ट में लगेगा, मास के प्रोपोर्शनल फोर्स है, तो जिस लिक्विड का मास ज्यादा है वो लेफ्ट में आ जाएगा ना। तो किसका मास ज्यादा है? जिसकी डेंसिटी ज्यादा। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन को आप लेफ्ट में मान लोगे तो रो डेंसिटी वाला लिक्विड राइट में आ जाएगा, 2 ρ/3 वाले को लेफ्ट में आना पड़ेगा। लेकिन अगर एक्सेलरेशन राइट में है तो रो वाला लेफ्ट में रहेगा, 2 ρ/3 वाला राइट में रहेगा। क्या ये बात समझ में आती है बेटा? अच्छा और देखो, हाँ बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट। वो सूडो फोर्स लेके जाएगा ना उसको उस तरफ। हाँ नोट कर लो बेटा। ओके देखिए, देखो अगर मान लो हमने क्या किया, एक सिलिंड्रिकल बीकर है, वेसल है, और उसमें हमने लिक्विड फिल किया हुआ है।
और इसको अगर हम ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करते हैं, if the beaker is rotated with angular velocity omega, then what will be the difference in height of liquid surface at the edge and at the axis. एक्सिस पर और एज पर जो हाइट ऑफ लिक्विड सरफेस होगी उसमें कितना डिफरेंस आ जाएगा अगर इसको हमने ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट किया तो। रेडियस आर गिवन है, यस, आर इज गिवन। देखो बच्चों,
एक्सेलरेशन की वजह से क्या होगा, क्या हम बोल सकते हैं कि आउटवर्ड डायरेक्ट एक्सेलरेशन किधर है, अंदर की तरफ, हर तरफ से एक्सेलरेशन रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में, जो जिधर एक्सेलरेशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हाइट बढ़ती है ना, तो क्या होगा, कुछ ऐसा शेप सरफेस का हो जाए, समझ रहे हैं, सरफेस विल एक्वायर अ शेप लाइक दिस। क्या ये बात समझ में आती है बेटा? Surface will acquire a shape like this. अब देखिए, जैसे मान लेते हैं एक हम ये वाला पॉइंट कंसिडर कर लिया, एक हमने ये पॉइंट कंसिडर कर लिया, ठीक है। देखो कई कई तरीके हैं इसको सोचने के, मैं कुछ एक तरीके तुम्हें बताता हूँ, एक तरीके बताता हूँ। और कंसिडर स्मॉल क्रॉस सेक्शन हेयर, एक स्मॉल क्रॉस सेक्शन हेयर, और इन दोनों के बीच में क्या है, ये एक छोटा सा सिलेंडर अपन मान लेते हैं, है ना। अब यहाँ पर तो फोर्स जो लग रहा होगा वो PATM इंटू एरिया ही लग रहा होगा, और इधर से जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, मान लेते हैं कि ये H हाइट ऊपर चला गया है, ये फोर्स लग रहा होगा PATM प्लस ρGH इंटू एरिया। तो ये वाला जो सिलेंड्रिकल वॉल्यूम है, इस पे नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर कितना लग रहा है, F नेट टुवर्ड्स सेंटर, ये लग रहा है ρGH इंटू एरिया। अब ये नेट फोर्स को मास इंटू इसके सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन के इक्वेट कर सकते हैं क्या? तो आपके पास आ जाएगा ρGH इंटू एरिया इज इक्वल टू इस पूरे सिलेंडर का मास, तो क्या वो रो इंटू एरिया इंटू आर ऐसा लिखते हैं क्या? ये लेंथ इसकी आर हो जाएगी, ये आ गया मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्या है रो इंटू ए से रो इंटू ए की वैल्यू कैंसिल आ जाएगी, तो इसका मतलब ये वैल्यू आ गया G इंटू एच इज इक्वल टू R इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को क्या ओमेगा स्क्वायर R/2 लिख सकते हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है, R/2 रेडियस के सर्कल में घूम रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो उसका एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर R/2 आ जाएगा। तो यानी कि H की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, ओमेगा स्क्वायर R² बाई 2, ये H की इतनी वैल्यू अपने पास, ओमेगा स्क्वायर R²/2G। क्या ये बात समझ में आती है?
अच्छा, और इसका भी एक तरीका हो सकता था सोचने का कि क्या है, आप ऐसा करो कि ये जो पॉइंट है इसको ओरिजिन मान लो, यहाँ पर कोई पॉइंट है जनरल, उसको x, y मान लो, ठीक है। तो इस जगह पर जो टेंजेंट होगी वो tan इनवर्स a/g एंगल बना रही होगी ना हॉरिजॉन्टल के साथ, है ना। तो यहाँ पर जो टेंजेंट हमने बना रहे हैं उस टेंजेंट का स्लोप tan थीटा को क्या मैं a/g के बराबर लिख सकता हूँ सिंपली। And what is tan theta? Tan theta here is dy by dx. And what is acceleration? ये जो पार्ट है इसका एक्सेलरेशन तो ओमेगा स्क्वायर एक्स है, तो ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी, ये ऐसा आ जाएगा। तो डी वाई की वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स बाई जी। तो आप इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से x तक, इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से y तक, तो y की क्या वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई, या x को आप r लिख दो तो y की वैल्यू h आ जाएगी। इसका मतलब h कितना आ गया, ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाई। ये जो इक्वेशन है इससे आपको सरफेस की शेप का भी पता चल जाएगा, है ना, इक्वेशन ऑफ द शेप ऑफ दैट सरफेस। tan थीटा g बाई ए क्यों होगा बेटा, a बाई जी होगा ना। सरफेस जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाती है, सरफेस जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाती है वो a बाई जी ही तो होता है। tan थीटा a बाई जी तो होता है, g बाई ए कहाँ होता है। नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल g बाई ए होगा, मतलब क्या है, जैसे ये सरफेस की अगर शेप है तो यहाँ पर क्या होगा, इस वाले पार्ट पर mg फोर्स नीचे लग रहा है और ma फोर्स इधर लग रहा है। तो इन दोनों का अगर हम रिजल्टेंट देखेंगे तो वो कुछ ऐसे, सॉरी ma इधर नहीं लगेगा, मैंने गलत बना दिया, ma सूडो फोर्स है ना, तो वो किधर लगेगा, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, mg तो इधर लगेगा, ma ऐसे, और इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा वो इधर आएगा, और जिधर रिजल्टेंट आ रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टेंजेंट बने। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा बनेगा। क्या ये बात समझ में आती है मुझे। तो tan थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे, एम ए बाई एम, दैट इज a बाई, एंड tan थीटा को लिखोगे dy बाई, तो इस तरह से होता है। समझ में आ रहा है बच्चों।
कोई डाउट किसी को इसमें? तो ये बात है जी, इस तरह से आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, पास्कल्स। पास्कल्स लॉ क्या कहता है कि इन ए स्टेशनरी लिक्विड, हाँ बोलो बेटे। एनी डिफरेंस ऑफ प्रेशर created at any point in the liquid gets transferred to the entire liquid without any change. Gets transferred to the entire liquid without any। किसी स्टेशनरी लिक्विड में जो भी प्रेशर में डिफरेंस अपन क्रिएट करेंगे किसी भी पॉइंट पर, वो पूरी लिक्विड में ट्रांसफर हो जाता है एज इट इज। और इसके पीछे लॉजिक क्या है? सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर एक स्टेशनरी लिक्विड है तो उसके अंदर किसी भी दो पॉइंट के बीच का प्रेशर में डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है ना। तो प्रेशर में डिफरेंस को अगर आपको कांस्टेंट रखना है, एक पॉइंट का प्रेशर आपने मान लो डेल्टा पी अमाउंट से बढ़ा दिया, तो हर जगह का प्रेशर डेल्टा पी डेल्टा पी डेल्टा पी अमाउंट से बढ़ना चाहिए ना। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो इसके बेसिस पर क्या है, जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट बनाई जाती है। हाइड्रोलिक लिफ्ट कैसे बनाना है? ये इस तरह की हमने एक ट्यूब ली, एक तरफ क्रॉस सेक्शन का एरिया कम है, दूसरी तरफ क्रॉस सेक्शन का एरिया ज्यादा है ना। एक तरफ क्रॉस सेक्शन का एरिया कम है, दूसरी तरफ क्रॉस सेक्शन का एरिया ज्यादा। तो क्या होगा बच्चों? आपने क्या किया, पूरी ट्यूब में लिक्विड फिल है, इधर क्रॉस सेक्शन का एरिया A1 है, इधर क्रॉस सेक्शन का एरिया A2। लेफ्ट साइड से मैंने क्या किया, कुछ F1 फोर्स लगाया और
लिक्विड को बैलेंस रखने के लिए राइट साइड से F2 फोर्स लगाया, तो F1 और F2 में क्या रिलेशन होगा? आप ऐसे समझिए कि F1 फोर्स लगा करके जो आपने प्रेशर में इंक्रीज क्रिएट किया, क्या वो F1 बाई A1 के बराबर क्रिएट किया? और राइट साइड में फोर्स लगा करके जो प्रेशर में इंक्रीज किया वो कितना क्रिएट किया? F2 बाई A2। एंड सिंस F1 बाई A1 बराबर है किसके? F1 बाई A1 बराबर है किसके? F2 बाई A2 के। ये क्यों है? फ्रॉम पास्कल्स लॉ। क्या पास्कल्स लॉ यही कहता है F1 बाई A1 बराबर है F2 बाई? पास्कल्स लॉ कहता है F1 बाई A1 बराबर है किसके? F2 बाई A2। नहीं, सेम हाइट पे होना कोई जरूरी नहीं है। वैसे क्या होगा, अगर सेम लिक्विड है तो सेम हाइट पे अपने आप ही रहेंगे, है ना? बट इवन इफ दे आर नॉट एट सेम हाइट, ये लॉ तो एप्लीकेबल होगा, है ना? बट इफ दे आर सेम लिक्विड तो वो सेम हाइट पे हो ही जाएंगे ना अपने आप बेटे। क्या ये बात समझ में आती है? अब देखो, इससे फायदा क्या होता है कि जैसे मान लो आपको कोई हैवी ऑब्जेक्ट लिफ्ट करना है, तो उस हैवी ऑब्जेक्ट को आप क्या करो, ये जो लार्जर क्रॉस सेक्शन एरिया वाला पार्ट है वहां पे रख दो। हैवी ऑब्जेक्ट को किधर कर दो, रख दो, जो लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया वाला पार्ट है उधर। ऐसे मान लो ऑटोमोबाइल है, ठीक है, तो क्या करके किया, मान लो हमने एक ऐसे छोटा सा पिस्टन बनाया, कुछ ऐसा अरेंजमेंट क्रिएट किया और उस ऑटोमोबाइल को इधर रख दिया, कुछ कार को इधर रख दिया, मान लो उठा। इस तरह से आपने एक, हाँ बेटे आवाज सुनाई दे रही है ना मेरी?
हाँ सर। अब क्या है, इस तरफ पता है आपको बहुत ही कम अमाउंट ऑफ फोर्स से काम चल जाएगा। एक छोटा सा ब्लॉक भी अगर आप इसके ऊपर ला करके रख दोगे तो दैट ब्लॉक विल बी एबल टू बैलेंस द वेट ऑफ दिस एंटायर ऑटोमोबाइल। कैसे भाई, मान लो कि आपके पास जो राइट लिम्ब है उसकी रेडियस आप मान लो कि 1 मीटर के बराबर है ना, और लेफ्ट लिम्ब जो है उसकी क्रॉस सेक्शनल रेडियस मान लो 10 सेंटीमीटर के बराबर है ना। तो एरिया का क्या रेशो हो जाएगा, A2/A1। क्या ये 100:1 का रेशो हो जाएगा बेटा? तो जनरली मान लो जो हमारी कार्स वगैरह हैं उनका मास क्या होता है, 1200 किलो के बराबर का मास है ना, 1200 किलोग्राम का मास है। तो इधर m कितना रखना पड़ेगा आपको टू बैलेंस दिस 1200 kg वेट। तो हमें ये पता है F1/A1 बराबर है F2/A2 के। तो F1 को हम लिख सकते हैं A1/A2 मल्टीप्लाइड बाई F2। A1/A2 की वैल्यू 1/100 आ जाएगी ना बच्चा, सो 1/10। 1/100 आएगी ना यार। हाँ, 10 रेडियस 10 गुना है ना, तो एरिया 100 गुना हो जाएगा ना, πr² के हिसाब से, हाँ सर सर। है ना। तो ये 1/100 आ जाएगा इंटू F2। F2 को क्या लिख दें 1200G, और F1 को क्या लिख दें mg। तो G से G कैंसिल हो गया, तो कितना, क्या सिर्फ एक 12 kg का वेट इसको बैलेंस कर लेगा क्या? क्या बेटे? हाँ सर। क्या है, एक 12 kg वेट ही इसको बैलेंस कर लेगा। तो जैसे आपने कभी कोई इस तरह का वर्कशॉप वगैरह में गए हो बेटे, ऑटोमोबाइल का कोई वर्कशॉप में, सर्विस सेंटर में, तो वहां पे अगर कुछ लोग अगर गए हैं तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया होगा कि क्या है, जो जो मैकेनिक होते हैं उनको अगर वो कार को लिफ्ट करना है तो वो इस तरह की एक हाइड्रोलिक लिफ्ट में उसको डालते हैं, अपने पैर से ही प्रेस करते हैं, एक छोटे सा लीवर होता है उसको, अपने पैर से प्रेस करके उसको पूरे को, अब कार को या जो भी है ऑटोमोबाइल, उसको पूरा ही उठा देते हैं कि नहीं उठा देते, है ना। उसी तरह से हाइड्रोलिक ब्रेक्स का भी कॉन्सेप्ट ऐसा ही होता है। उसमें क्या है, इस पिस्टन पर अगर आप कुछ फोर्स लगाते हैं तो जो भी आपने ये फोर्स लगाया, क्या वो आपको इधर से एम्पलीफाई होकर के मिल जाएगा? क्या बात समझ में आती है? इस स्मॉल पिस्टन पर जो भी आपने फोर्स लगाया, विल यू गेट दैट
in amplified form from the larger cross sectional area? Yes, sir. तो ये जो है ये किस पे आधारित है बेटे? ये आधारित है आपके Pascal's law पे. This is called as hydraulic press. है ना? और इसमें कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट भी नहीं होती कि भाई जो आपको फ्लूइड यूज करना है वो जो है वो कोई पर्टिकुलर कोई महंगा फ्लूइड यूज करना है, कोई भी फ्लूइड यूज करना है ना. क्या ये चीज समझ में आती है बच्चा? Yes, sir. ओके. अब हम बात करेंगे किसकी बच्चों? बी बायंट फोर्स. एंड फ्लोटिंग. देखो क्या है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम किसी लिक्विड में इमर्स करेंगे Recording on camera. हाँ बेटा एक मिनट. Whenever an object of any shape or size is immersed in or is immersed fully or partially in a liquid, the fluid exerts a force on the body, on the object, in vertically upward direction. In vertically upward direction of magnitude equal to the weight of the displaced fluid. Equal to the weight of the displaced fluid.
ये मैंने क्या लिखा, दिस इज फ्लोटिंग। कहने का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट है, किसी भी शेप का हो सकता है, अगर इसको आपने लिक्विड में इमर्स किया हुआ है तो देखो अलग अलग पॉइंट पर प्रेशर अलग अलग हो सकता है। और तो जहां जहां भी कांटेक्ट है वहां से ये करस्पॉन्डिंग प्रेशर इनटू एरिया, करस्पॉन्डिंग प्रेशर इनटू एरिया के बराबर का फोर्स एक्सर्ट होगा, बट द रिजल्टेंट फोर्स विल ऑलवेज बी इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, और इस फोर्स को नाम देंगे क्या, बायंट फोर्स, and this will be equal to what, density of liquid into volume of immersed part of the object multiplied by G. Rho है density of liquid, we immerse this volume of immersed part of solid, या इसको वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस भी बोल सकते हैं। एंड दैट मल्टीप्लाइड बाय G। ठीक है, इसके पीछे कौन सिंपल सा लॉजिक है, वो कहते हैं कि यार देखो क्या है कि मान लो ये जहां जहां पे भी लिक्विड है, आपने क्या किया, जितना भी लिक्विड सॉलिड ने डिस्प्लेस किया हुआ है उस पूरे पार्ट में मान लो अगर आप लिक्विड ही फिर से इंसर्ट कर दो, पूरे सॉलिड को हटा करके जो भी ये लिक्विड की जगह खाली बैठ रही है वहां पर आप फिर से लिक्विड बिठा दो, तो क्या होगा, इन सारे पॉइंट्स पर प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा, और ये वाला जो लिक्विड आपने यहाँ पर लगाया है ये इक्विलिब्रियम में भी आ जाएगा, दिस अमाउंट ऑफ लिक्विड विल बी इन इक्विलिब्रियम। और अगर ये इक्विलिब्रियम में है ना, तो इसका मतलब क्या है, जो रिमेनिंग लिक्विड है वो इसके वेट को बैलेंस कर रहा है, और जो रिमेनिंग लिक्विड फोर्स उतना ही लगाएगा जितना कि इस सॉलिड ऑब्जेक्ट पे लगा रहा था, क्योंकि प्रेशर तो इन सारे पॉइंट्स पर वही है जो सॉलिड के केस में था। तो यानी वो जो फोर्स है वो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर ये किसके बराबर आ जाएगा, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? देखो ध्यान दो, solid may or may not be in equilibrium. Note that the solid object may or may not be in equilibrium.
सॉलिड ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट बायंट फोर्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू weight of the displaced fluid. क्यों? क्योंकि जब मैं इस ऑब्जेक्ट को हटा करके जितना फ्लूइड इसने डिस्प्लेस किया है उतना फ्लूइड यहाँ पे भर दूंगा तो वो फ्लूइड तो इक्विलिब्रियम में आ ही जाएगा, और वो फ्लूइड इक्विलिब्रियम में आ ही जाएगा तो उस पे फोर्स बैलेंस होना चाहिए। तो रिमेनिंग फ्लूइड उस फ्लूइड पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, किसके बराबर? उस डिस्प्लेस फ्लूइड के वेट के बराबर का फोर्स लगाएगा। देयरफॉर, और वो फोर्स क्या है? बेसिकली प्रेशर इनटू एरिया है, और प्रेशर इनटू एरिया वाला फोर्स ही सॉलिड ऑब्जेक्ट पे भी लग रहा है। तो सॉलिड ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगेगा वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के बराबर ही लगेगा। क्या ये बात समझ आती है सबको? ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अरे किसको नहीं समझ में आया? कहने का मतलब क्या है कि मान लो आपने हैवी बॉल ली और हैवी बॉल को पानी में डाल दिया, मेटालिक बॉल है तो वो सिंक करने लग जाता, ठीक है। इवन इफ इट इज सिंकिंग इन वाटर, उस पे लगने वाला बाइंड फोर्स किसके बराबर हम लिखेंगे? जितना लिक्विड उसने डिस्प्लेस किया है उसके वेट के बराबर, और वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगे, ठीक है। हाँ बेटे, नोट्स अभी भेज देंगे। ठीक है बच्चों, बाकी अगली क्लास में पढ़ते हैं।